हर शहर की अपनी एक सच्चाई होती है। कुछ सच्चाइयाँ दफन होती हैं तो कुछ सच्चाइयाँ जिंदा लाश की तरह रात में चलती हैं। लेकिन मर्डरबाद में सच्चाई इंसानियत की लाश से भी ज़्यादा डरावनी है। आज की इस एक्सप्लेनेशन वीडियो में हम बात करेंगे उस फिल्म की जिसमें इंसानी दिमाग की सबसे अंधेरी गलियों को दिखाया गया है। ये कहानी है जुनून की, पागलपन की और एक ऐसे रिश्ते की जो लाश से जुड़ा हुआ है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि इसका आखिरी ट्विस्ट आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है जयपुर सिटी से, जहां एक आदमी जिसका नाम मकसूद होता है, उसको मारने के लिए काफी सारे लोग उसके पीछे दौड़ रहे होते और वह अपनी जान बचाने के लिए कभी किसी के घर में तो कभी किसी की छत पर तो कभी गलियों में दौड़कर अपनी जान बचा रहा होता। काफी भागदौड़ करने के बाद अंत में वह एक छोटा हाथी अर्थात मिनी टेम्पो में छुपकर अपनी जान बचाता है। मिनी टेम्पो उसको लेकर शहर के बाहर एक ढाबे पर रुकता है, जहां टेम्पो का ड्राइवर मकसूद को टेम्पो से निकालकर खाना खाने के लिए ढाबे पर लेकर जाता है, जहां खाना खाते हुए दोनों के बीच बातें होने लगती, जिसमें मकसूद बताता है कि वह एक लड़की से प्यार करता था और उसके भाइयों को पता चल जाने पर वह लोग उसको मारने के लिए उसके पीछे भाग रहे थे। जबकि दूसरा शख्स अपना नाम जैस मदनानी बताता है और कहता है कि मैं पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी का रहने वाला हूँ। मैं वहाँ पर एक हॉस्पिटल में काम करता था, लेकिन वह काम मुझे पसंद नहीं था, इसलिए मैं जयपुर आ गया हूँ और इस समय मेरे पास कोई ढंग का काम नहीं है। आप मुझे यहाँ पर कहीं पर काम पर लगवा दो तो आपका बहुत एहसान होगा। अगले दिन मकसूद उसे अपनी ट्रेवल एजेंसी में गाइड की नौकरी पर लगवा देता है। दरअसल मकसूद गुप्ता एंड गुप्ता ट्रेवल एजेंसी में काम करता था। जैस के काम मिलने की खुशी में दोनों लोग ट्रेवल एजेंसी के बाहर अनवर चाचा की चाय की दुकान पर चाय पीते हैं और इधर उधर की बातें करते हैं। नेक्स्ट डे 10-15 लोगों का एक टूर 7 दिनों के लिए जयपुर घूमने आता है। इस टूर का गाइड होता है जैस और ड्राइवर होता है मकसूद। दोनों लोग मिलकर उन लोगों को जयपुर घुमाने लगते हैं। जयपुर घूमने के बाद शाम को जब जैस और मकसूद उन लोगों को होटल छोड़ने आते हैं तो जैस के पास एक बेहद ही सुंदर लड़की आती है जिसका नाम ईशाबेल होता है। वह लंदन की रहने वाली होती है और जैस से काफी इम्प्रेस हो जाती है। ईशाबेल जैस से बातें करके अपने कमरे में जाने लगती है तो रास्ते में उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम शैली होता है और दोनों लड़कियां अपने अपने कमरे की तरफ जाने लगती हैं। तो गैलरी में देखती है कि एक आदमी जिसका नाम साबिर जलाल होता है वह शैली के कमरे का लॉक खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी चाबी लॉक में लग नहीं रही होती है। दरअसल उस आदमी ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी। दोनों लड़कियां उसके पास आती हैं और उसे बताती हैं कि यह आपका रूम नहीं है, यह शैली का रूम है, और उसको उसका रूम बताकर अपने रूम में चली जाती है। वह आदमी एक शराबी ठरकी टाइप आदमी होता है जो उन लड़कियों को देखकर उल्टी सीधी हरकतें कर रहा होता है। नेक्स्ट डे जैस और मकसूद उन लोगों को जयपुर की दूसरी जगहों पर घुमाने के लिए लेकर जाते हैं, जहां पर जैस और ईसाबेल दोनों एक दूसरे से काफी बातें करते हैं और बातें करते करते एक दूसरे के काफी करीब आने लगते हैं और दोनों ही एक दूसरे को लाइक करने लगते हैं। शाम को सभी लोग होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं तो वहाँ ईशाबेल और शैली एक टेबल पर बैठकर खाना खा रही होती हैं। तभी ईशाबेल जैस और मकसूद को देखकर उनको अपनी टेबल पर बुला लेती है, लेकिन शैली को यह बात अच्छी नहीं लगती। उसे लगता है कि यह लोग हमारे स्टैंडर्ड के नहीं हैं। मकसूद और जैस दोनों लोग बैठकर वहाँ खाना खाने लगते हैं। मकसूद भी शैली को लाइक करने लगा था, इसलिए वह शैली को इम्प्रेस करने के लिए काफी कोशिशें करता है, लेकिन शैली छोटी छोटी बातों पर कई बार उसकी बेइज्जती करती है, लेकिन सभी लोग उन बातों को हंसी में उड़ा देते हैं। मकसूद शराब के नशे में होता है और वह शैली को कहता है कि मैं आपको प्राइवेट में गाना सुनाना चाहता हूँ, जिसका सभी लोग गलत मतलब निकालते हैं। सिचुएशन को बिगड़ता देख जैस मकसूद को उठाकर वहाँ से ले जाता है। तभी ईशाबेल के फोन पर उसकी मोम का फोन आता है और वो फोन सुनने के लिए टेबल से थोड़ी दूर चली
जाती है। अब टेबल पर शैली अकेली रह जाती है। तभी टेबल पर ठरकी साबिर जलाल शराब के नशे में आता है और शैली से फ्रेंडशिप करने के लिए कहता है। शैली उसकी डिमांड को ठुकरा देती है, इसलिए गुस्सा होकर साबिर जलाल उससे बदतमीजी करने लगता है। शैली को भी गुस्सा आ जाता है और वो उसको थप्पड़ जड़ देती है और उसके बाद अपने कमरे में चली जाती है। थप्पड़ खाने के बाद साबिर भी अपने कमरे में जाने लगता है और जब वह शैली के कमरे के बाहर आता है तो उसके कमरे के बाहर ही उल्टी सीधी गंदी हरकतें करने लगता है। ये हरकतें सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्ड होती रहती हैं। सब लोगों के सो जाने के बाद रात को इसाबेल शराब के नशे में शराब की बोतल लेकर जैस के कमरे में पहुंच जाती, जहां दोनों लोग एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर देते हैं। दोनों लोग काफी समय तक दारू पीते हुए बातें करते हैं और फिर एक साथ एक ही बेड पर सो जाते। नेक्स्ट डे सभी लोग एक बार फिर से जयपुर घूमने के लिए मकसूद की बस में आते, लेकिन काफी देर वेट करने के बाद भी शैली बस में नहीं आती है। तो जैस इसाबेल से पूछता है कि शैली कहाँ है। इसाबेल शैली को कॉल लगाती है, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आता है, इसलिए शैली उसके रूम में जाकर उसको लेने चली जाती, लेकिन उसका रूम लॉक्ड होता है। होटल रिसेप्शन पर पता करने पर होटल का मैनेजर हरीश रावत उन्हें बताता है कि शैली मैडम कमरे में नहीं है और उनकी की होटल के बैकयार्ड में उन्हें गिरी हुई मिली थी। शैली के गायब होने की सूचना पुलिस को दी जाती है और पुलिस आकर होटल और पूरे कमरे की बारीकी से जांच पड़ताल करती है। पुलिस इंस्पेक्टर सूर्यकांत को शैली के कमरे में सिर्फ एक बैग मिलता है, जबकि उसका सामान बहुत ज्यादा होता है। यह देखकर इंस्पेक्टर सूर्यकांत को शक होता है। पुलिस सभी टूरिस्ट से एक एक करके पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस को कुछ भी सबूत नहीं मिल पा रहा होता। पुलिस होटल की सीसीटीवी फुटेज भी चेक करती है, जिसमें उनको रात में साबिर शैली के कमरे के बाहर गलत काम करता हुआ पकड़ा जाता है। पुलिस उससे पूछताछ करती है और उसको इस तरह हरकत करने पर डांट फटकार लगाती। पुलिस को शक होता है कि शायद साबिर ने शैली को गायब किया हो। साबिर अपनी सफाई में पुलिस से कहता है कि मैं शराब के नशे में था, मुझे कुछ नहीं पता है, मैंने कुछ नहीं किया है और थोड़ी देर बाद ही मैं अपने कमरे में आकर सो गया था। इसके अलावा पुलिस को साबिर के खिलाफ कोई और सबूत नहीं मिल पाता है, तो वह और लोगों की तरफ अपना फोकस करती। इसलिए नेक्स्ट डे शैली के माता पिता को बुलाकर पूछताछ की जाती, लेकिन वहां से भी कोई सुराग नहीं मिल पाता। एक लेडी कांस्टेबल सीसीटीवी फुटेज को दोबारा चेक करती है, तो शैली के रूम के सामने के कैमरे की 4 घंटे की फुटेज गायब मिलती, इसलिए वह होटल के दूसरे सीसीटीवी कैमरों को चेक करती है, जिसमें उसे होटल के बाहर के कैमरे में रात के 3 बजे के आसपास मकसूद एक बैग को ले जाता हुआ दिख रहा होता है, जो कि काफी भारी बैग होता है। पुलिस को शक होता है कि शायद शैली इसी बैग में है। पुलिस मकसूद के बारे में पता करती है तो मकसूद गायब होता है, इसलिए पुलिस शहर से बाहर जाने वाले रास्तों की नाकाबंदी कर देती। दूसरी तरफ जैस इस सारे कांड की वजह से टेंशन में बैठा होता है। उसको टेंशन में देखकर शैली उसका मूड सही करने के लिए उससे कहती है कि चलो शहर घूमकर आया जाए, और दोनों लोग जयपुर घूमने के लिए निकल जाते। वहीं दूसरी तरफ पुलिस को मकसूद की लोकेशन जयपुर उदयपुर हाईवे पर मिलती है और पुलिस उसको पकड़ने के लिए जयपुर उदयपुर हाईवे पर पहुंच जाती, जहां पर मकसूद एक वैन लेकर शहर छोड़कर भाग रहा होता है। पुलिस काफी देर तक उसका पीछा करती है और अंत में मकसूद को पकड़ लिया जाता। रास्ते में मकसूद पुलिस से एक कॉल करने के लिए कहता है, तो पुलिस उसको कॉल करने देती है। मकसूद जैस को फोन करता है। जैसे ही जैस मकसूद का फोन उठाता है तभी उसकी गाड़ी के नीचे कोई आ जाता है, लेकिन उसको पता नहीं चल पाता कि उसकी गाड़ी के नीचे कौन आया है, क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। जैस और इसाबेल वहां से अपनी जान बचाकर भाग निकलते और यह नहीं देखते हैं कि उन लोगों की गाड़ी के नीचे कौन आया था। इस एक्सीडेंट के कारण जैस मकसूद का फोन भी नहीं उठा पाता है। जैस और इसाबेल घबराई हुई अवस्था में जल्दी से अपने कमरे में पहुंच जाते हैं और दोनों लोग जैस के कमरे में ही सो जाते हैं। दूसरी तरफ पुलिस वाले जैस को गाड़ी में ही तोड़ते हैं और पूछते हैं कि शैली कहाँ है। इसके उत्तर में मकसूद कहता है कि शैली का पता तो जैस को है, लेकिन पुलिस वाले उसकी बातों पर यकीन नहीं करते और उसको लाकर लॉकअप में बंद कर देते हैं। नेक्स्ट डे इसाबेल जब सोकर उठती है तो देखती है कि जैस उसके
पास नहीं है, इसलिए वो उसको फोन करती है, लेकिन उसका फोन नॉट रीचेबल आता है। तभी इसाबेल देखती है कि जैस के बेड पर उसकी चोल की चाबी पड़ी हुई, तो इसाबेल जैस को ढूंढने के लिए उसकी चोल की तरफ चल पड़ती है। दूसरी तरफ पुलिस लॉकअप में पुलिस मकसूद की जबरदस्त धुनाई कर रही होती और उससे सैली के बारे में पूछ रही होती। काफी धुनाई होने के बाद मकसूद बताता है कि मैंने सैली को नहीं मारा है, बल्कि मैं तो उससे प्यार करता था और उससे माफी मांगने के लिए उसके कमरे में भी गया था, लेकिन मेरे माफी मांगने के बाद भी वह लगातार मेरी बेइज्जती करती रही और अंत में मेरी माँ को गाली देने लगी। मैंने उसको गाली देने के लिए मना किया, लेकिन वह मेरे साथ मारपीट पर उतर आई और मुझसे हत्तापाई करने लगी। इसी हत्तापाई में मैंने टेबल पर रखा हुआ फूलदान उसके सिर पर दे मारा। फूलदान लगते ही वह बेहोश हो गई। उसके बेहोश होते ही मैं घबरा गया और घबरा कर मैं उसको बैग में पैक करके बाहर ले आया। लेकिन जैसे ही मैं होटल से बाहर निकला तो जैस ने मुझे देख लिया और वो मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो। मैंने जैस को सारे घटनाक्रम के बारे में बताया तो जैस ने सैली को चेक किया तो उसकी सांसें उस समय चल रही थी। उसने कहा कि तुम घर जाओ, मैं अनवर चाचा की मदद से इसको हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ। इंस्पेक्टर सूर्यकांत पूछते हैं कि तुमने सीसीटीवी फुटेज कैसे मिटाए, तो मकसूद बताता है कि मैंने सीसीटीवी वाले को पैसे देकर फुटेज को डिलीट करवा दिया था। पुलिस जैस के बारे में ही मकसूद से पूछताछ करती है कि वह कौन है। मकसूद जैस के बारे में बताता है कि वह बंगाल के जलपाईगुड़ी का रहने वाला है और 1 हफ्ते पहले ही वह जयपुर में आया था। दूसरी तरफ इसाबेल जैस को खोजते खोजते उसकी चोल पर पहुंच जाती और जैसे ही उसके कमरे का दरवाजा खोलती है तो शॉक हो जाती और देखती है कि वहां पर सैली की लाश पड़ी हुई है। इसाबेल सैली की लाश की खबर पुलिस को देती है। पुलिस इसाबेल से पूछताछ करती है कि तुम सैली की डेड बॉडी तक कैसे पहुंची। इसी पूछताछ के बीच कांस्टेबल को एक फोन आता है तो वह पुलिस इंस्पेक्टर सूर्यकांत को बताता है कि सर, तालाब से एक लाश मिली है। सभी लोग तालाब पर पहुंच जाते। तालाब से लाश को निकाला जाता है। इसाबेल लाश को देखकर पहचान लेती है कि अरे यह तो अनवर चाचा है। यह वही अनवर चाचा होते हैं जिन्होंने सैली को हॉस्पिटल ले जाने में जैस की मदद की होती। इसाबेल को शक होता है कि शायद जैस ने ही अनवर चाचा को एक्सीडेंट करके मार दिया है, क्योंकि अनवर चाचा ही वो इकलौते शख्स थे जो बता सकते थे कि जैस ने सैली को कैसे मारा। इंस्पेक्टर इसाबेल को छोड़ने होटल आता है और जैसे ही इसाबेल को छोड़कर जाता है तो इसाबेल अपना फोन चेक करती है जिसमें उसे जैस की मिस कॉल मिलती है। तब इसाबेल इंस्पेक्टर को फोन करके कहती है कि मेरे पास जैस का कॉल आया था और मैं उसे कॉन्फ्रेंस पर ले रही हूँ, आप चुप रहना और चुपचाप बातें सुनना। इसके बाद इसाबेल जैस को फोन करती है तो जैस अपने साथ घटित सारी घटना इसाबेल को बताता है और कहता है कि मुझे मकसूद फंसा रहा है क्योंकि उसी ने ही सैली की हत्या की है, और इसाबेल को अपने विश्वास में लेते हुए कहता है कि तुम मुझसे मिलने बंगाल आ जाओ। इसाबेल कहती है कि मैं तुम्हें इस बारे में शाम को सोचकर बताऊंगी। जैस का कॉल कटने के बाद इंस्पेक्टर सूर्यकांत से बात करती है तो इंस्पेक्टर उससे कहते हैं कि हम लोग एक टीम बनाएंगे और जैस को पकड़ने के लिए पश्चिम बंगाल जाएंगे। हम आपकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। इसाबेल पुलिस पर विश्वास करके बंगाल जाने के लिए हाँ कर देती और शाम को इसाबेल जैस को फोन करके कह देती है कि कल मैं तुमसे मिलने बंगाल आ रही हूँ। अगले दिन पुलिस की एक टीम इसाबेल को लेकर बंगाल पहुंच जाती है। सबसे पहले पुलिस टीम पहुंचती है जलपाईगुड़ी के एसपी विनोद पी बक्सी के पास। एसपी बक्सी उनको दास बाबू से मिलवाते हैं। दास बाबू जैस का फोटो देखते ही उसको जोगेश चंद्र मल्लिक कहकर संबोधित करते हैं। दरअसल जैस का असली नाम जोगेश चंद्र मल्लिक होता है। वह अपनी पहचान छुपाने के लिए जैस नाम का इस्तेमाल करता था। दास बाबू इंस्पेक्टर सूर्यकांत को लेकर उस हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं जहां पर जोगेश डॉक्टर बंदोपाध्याय के अंडर जॉब करता था। डॉक्टर बंदोपाध्याय एक अजीबोगरीब सच्चाई पुलिस टीम को बताते हैं कि दरअसल जोगेश एक नेक्रोफिलिक इंसान है। नेक्रोफिलिक व्यक्ति वह होता है जो मुर्दों के साथ इंटर कोर्स करता है। दरअसल जोगेश हॉस्पिटल में रहकर जिन भी महिलाओं की लाश आती थी उनके साथ इंटरकोर्स करता था, और जब यह बात हमको पता चली और हम उसको पकड़वाने वाले थे तो उसको शक हो जाता है और वह हमारे पुलिस को सूचना देने से पहले ही यहाँ से भागकर जयपुर पहुंच जाता। इंस्पेक्टर दास इंस्पेक्टर सूर्यकांत को बताते हैं कि जोगेश का पूरा परिवार गंगा घाट पर
मुर्दे जलाने का काम करता है। आगे की कहानी जानने के लिए इंस्पेक्टर सूर्यकांत गंगा घाट पर पहुंच जाते, जहां पर उन्हें जोगेश के पिता मिलते हैं। जोगेश के पिता उन्हें बताते हैं कि जोगेश को हमने अपनी औकात से बढ़कर अंग्रेजी स्कूल में एडमिशन कराया था, लेकिन उसने हमें पूरे समाज के सामने बेइज्जत कर दिया है। कुछ लोगों ने एक दिन उसे गंगा घाट पर एक महिला मुर्दे के साथ इंटरकोर्स करते हुए पकड़ लिया था, जिससे हमारे आसपास के लोगों ने हमारा बहिष्कार चालू कर दिया और इसी दुख में जोगेश की मां ने अपने प्राण त्याग। सर, इस तरह के राक्षस को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है, उसको जल्दी से जल्दी पकड़कर मार डालिए। इंस्पेक्टर सूर्यकांत जोगेश के पिता से मिलने के बाद होटल में जाकर ईसाबेल से मिलते हैं और उसे जोगेश के बारे में सारी जानकारी देते हैं। वे बताते हैं कि जोगेश एक नेक्रोफाइल है जो डेड बॉडीज के साथ इंटरकोर्स करता है। हालांकि यह कानून की नज़र में कोई भी क्लासिफाइड क्राइम नहीं है, इसलिए हम उसको पकड़ नहीं सकते हैं। यह सुनकर ईसाबेल कहती है कि फिर उसको किस तरह पकड़ा जाएगा। तो इंस्पेक्टर कहते हैं कि अभी तो हमारे पास कोई भी इस तरह का एविडेंस नहीं है कि हम उसे अरेस्ट कर सके, लेकिन तुम उससे जाकर मिलो, फिर देखते हैं क्या होता है। वैसे ये बताओ, उसने तुम्हें मिलने के लिए कहाँ बुलाया है? तो ईसाबेल बताती है कि उसने मुझे किसी न्यू मॉल जंक्शन पर बुलाया। इंस्पेक्टर सूर्यकांत ईसाबेल की बात सुनने के बाद कहते हैं कि ठीक है, तुम उससे मिलो, हम भी तुम्हारे आसपास ही रहेंगे, बीच बीच में तुम अपनी सेफ्टी का मैसेज हमें करती रहना, फिर भी हम तुम्हारी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेंगे। अगले दिन ईसाबेल न्यू मॉल जंक्शन पर पहुंच जाती, जहां उसे लेने जोगेश आता है और अपने साथ गाड़ी में लेकर चला जाता है। रास्ते में जोगेश ईसाबेल से पूछता है कि क्या शैली की लाश मिल गई है? तो ईसाबेल उसे बताती है कि शैली की लाश अभी नहीं मिली है और मकसूद भी अभी पुलिस लॉकअप में ही है। जोगेश ईसाबेल को लेकर एक आलीशान घर में पहुंचता है जो कि उसके नए मालिक का होता है। पुलिस टीम भी उनका पीछा करते करते उस घर तक पहुंच जाती है और आसपास ही छिपकर ईसाबेल के मैसेज का वेट करने लगती है। घर के अंदर जाने के बाद जोगेश ईसाबेल से कहता है कि मेरा नाम जोगेश है। जोगेश ईसाबेल को अपने सभी राज बता देता है और कहता है कि मेरे अंदर कुछ मेंटल इश्यूज हैं, मैं मुर्दा महिलाओं के साथ इंटरकोर्स करने में ज्यादा आनंद महसूस करता हूँ, और साथ ही साथ बताता है कि मैंने शैली को नहीं मारा है, बल्कि मैं तो उसको लेकर हॉस्पिटल गया था, लेकिन उसने रास्ते में ही अपना दम तोड़ दिया। उसके बाद मैं उसको अपने घर लेकर गया और उसको बड़े प्यार से अपने पास रखा। यह सुनकर ईसाबेल उसकी बात समझ जाती है और शॉक हो जाती है और घबराने भी लगती है। और आगे जोगेश उससे कहता है कि मुझे किसी भी तरह यहाँ से लंदन ले चलो, नहीं तो पुलिस मुझे यहाँ पर मार देगी। और यह कह के वह ईसाबेल के आगे गिड़गिड़ाने लगती। ईसाबेल उसको लंदन ले जाने के लिए हाँ कर देती है और फ्रिज से पानी निकालकर पिलाने लगती। फ्रिज से पानी निकालते समय ईसाबेल इंस्पेक्टर सूर्यकांत को कॉल लगा देती है और फोन को अपनी बैक पॉकेट में रख लेती है। पानी पीने के बाद जोगेश ईसाबेल के पास आता है और उसे अपने गले से लगा लेता है। इसी समय इंस्पेक्टर सूर्यकांत ईसाबेल का हालचाल जानने के लिए उसे मैसेज करते। इस मैसेज की बीप जोगेश सुन लेता है और ईसाबेल का फोन निकालकर चेक करने लगता है, तो ईसाबेल की चोरी पकड़ी जाती। जोगेश इंस्पेक्टर सूर्यकांत को सही सलामत होने का रिप्लाई कर देता है। इंस्पेक्टर सूर्यकांत भी मैसेज मिलने के बाद बेफिक्र हो जाते हैं कि ईसाबेल अभी सही सलामत है। ईसाबेल अपनी चोरी पकड़े जाने पर घबराने लगती है, तो जोगेश उससे कहता है कि अगर तुम मुझ पर विश्वास करती हो तो तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। यह बात सुनकर ईसाबेल घबरा जाती है और वह शादी करने से मना कर देती, जिससे गुस्सा होकर जोगेश एक चाकू निकाल लेता है और गुस्से में उसके गाल पर एक कट मार देता है और फिर उसकी गर्दन पकड़कर उस पर चाकू फिराकर उसको मार डालता है। दूसरी तरफ घर के बाहर पुलिस ईसाबेल के मैसेज का काफी देर से वेट कर रही होती। जब काफी देर तक ईसाबेल का कोई मैसेज नहीं आता है तो पुलिस वालों को शक होता है और पुलिस घर के अंदर पहुंच जाती, तो देखती है कि जोगेश ने ईसाबेल को मार दिया है और वो उसको दुल्हन की तरह सजाकर एक बंगाली गाने पर उसके साथ डांस कर रहा होता है। जैसे ही जोगेश पुलिस को कमरे में देखता है तो पुलिस पर चाकू से अटैक कर देता है, लेकिन तभी एक पुलिस वाला उस पर गोलियां चलाकर उसको वहीं पर ढेर कर देता है। इसके बाद पुलिस वाले पछता रहे होते हैं और अफसोस कर रहे होते हैं कि वे ईसाबेल की जान को
नहीं बचा पाए। और इसी के साथ यह मूवी एक दुखद अंत के साथ यहीं पर समाप्त हो जाती और अपने पीछे कई सवाल छोड़ जाती। मर्डरबाद एक फिल्म है जो दर्शाती है कि इंसान का मन कितना गहरा और अंधकार में हो सकता है। जोगेश जैसे किरदार सिर्फ फिल्मों में ही नहीं, असल जीवन में भी हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि अकेलापन, तिरस्कार और टूटापन क्या बना सकता है। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या जोगेश को विकसित मानना सही था, या वो बस एक ऐसा इंसान था जो जिंदगी में कुछ महसूस करना चाहता, चाहे वो मौत ही क्यों न हो? कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही डार्क और डीप स्टोरीज के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।